हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अल्फा प्रोटोन पर। यह है हमारी यूपीएससी ईपीएफओ 2023 सीरीज़ की चौथी वीडियो। इससे पहले हमने कट ऑफ और सिलेबस के बारे में जाना था। दूसरी वीडियो में हमने मेंसुरेशन से आए कुछ क्वेश्चंस को देखा था। तीसरी वीडियो में हमने जाना कि नंबर सिस्टम से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी ईपीएफओ में इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉ से आए लगभग 24 क्वेश्चंस को, जिनका हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे और जानेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस के रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं और किस थीम से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो कि हाई एंड और हाई प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस जिनसे आते हैं। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, पहला जो टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ। ट्रेड यूनियंस जितने भी एक्ट हैं वो सब इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। दूसरा, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट्स कैसे कैसे होते हैं, स्ट्राइक कैसे होती है, लॉकआउट कैसे होता है, क्लोजर क्या होता है, ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इनसे रिलेटेड कीवर्ड्स भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट और उसके टाइप, लेबर रिफॉर्म्स, लेबर कोर्स एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन कोर्स, मिनिमम वेजेस, फिक्सिंग मिनिमम वेजेस एंड कंपोनेंट ऑफ मिनिमम वेजेस, ये इंपॉर्टेंट हो जाता। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके कन्वेंशन, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स और डिस्ट्रीब्यूट रीएड्रेसल एंड अपील, ये इंपॉर्टेंट हो जाता। आइए अब देखते हैं इनसे किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे 2015 एपीएफसी में आए हुए क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या है, जैसे कि हम देख ही पा रहे हैं यहाँ पर, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका मैटरनिटी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से है। क्या कह रहा है? द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 प्रोवाइड हाउ मैनी वीक्स वेजेस ड्यूरिंग द मैटरनिटी पीरियड। मतलब क्या, प्रसूति जब फीमेल जो होती हैं वो प्रेग्नेंट होती हैं, तो जो वर्किंग फीमेल्स होती हैं तो उनको छुट्टी, कितने सप्ताह की मजदूरी उपलब्ध रहती है। बेसिकली जब वो छुट्टी लेती हैं तो उनको कितने सप्ताह की मजदूरी जो होता है, जो उनका मालिक या जो भी मालिक कहना तो सही नहीं होगा, जो भी जिस भी कंपनी में काम करती हैं उनका जो ओनर होता है वो कितने दिन की छुट्टी उन्हें देता है। तो इसका आंसर है बी। अब इसके बाद क्या है, एलिजिबिलिटी की कंडीशंस जो हैं वो क्या है, वो ये है कि सेक्शन 5 मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के तहत सेक्शन सेक्शन जो 5 का सब क्लॉज 2 है, इसमें मेंशन है that if a woman has been working from at least 80 days in preceding 12 months, then she shall be entitled to for maternity benefit act. And the amount of benefit section 5 subclause 1, an amount equal to the daily average wages of last 3 months or rupee 10 or minimum wages fixed by the government, whichever is higher, shall be paid to women during leave taken for delivery, miscarriage, abortion and ट्यूबक्टोमी। पता नहीं क्या है, ये पढ़ लो, ठीक है। तो देखो, ये अभी देख के हंसी आ रही होगी तुम लोगों को कि ₹10, ठीक है। हम तो ये अब देखो तो ये कब का बना हुआ है, ये भी तो देखो 1961 का बना हुआ है। उस टाइम पे ₹10 बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, ठीक है। चलो तो चलो आगे चलते हैं अब। चलो ये देखते हैं ये क्या है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ठीक है। एम्प्लॉय एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट कौन सा है? 1941 वाला। वो कौन कौन से फैक्टर्स कवर हो रहे हैं ये पूछना चाह रहा, ठीक है। अब एक बात मुझे कहनी थी आप लोगों से कि जैसे कि हम क्वेश्चंस देखते हैं, हम डिफाइन कर लेते हैं ये क्वेश्चन इजी है, ये क्वेश्चन टफ है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन इजी और टफ नहीं होता, उस क्वेश्चन को इजी या टफ बनाते हैं उसके ऑप्शंस।
जैसे कि यही क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 कवर्स फैक्टर लाइक, फैक्टर बताने हैं। अब अगर पहला फैक्टर पढ़ोगे तो क्या है, फैक्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट विद 10 और मोर एम्प्लॉयज़, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन इज प्रोविजन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल केयर टू एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों और उनके परिवारों को व्यापक चिकित्सा व देखभाल का उपबंध। तीसरे ऑप्शन में कह रहा है प्रोविज़न फॉर कैश बेनिफिट्स ड्यूरिंग सिकनेस, ठीक है, जब वो बीमार हो जाए तो उनको नगद लाभ दिया जाए कुछ, ठीक है। मंथली पेमेंट इन केस ऑफ डेथ और डिसेबलमेंट, मतलब क्या, मंथली पेमेंट दिया जाए अगर मान लो किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उनकी वाइफ को कुछ मंथली पेमेंट दिया जाए, ठीक है। और ये फैक्ट्री इंश्योरेंस एक्ट 1948 के तहत है। अब इसके सही आंसर आप गेस करो, ठीक है। और सेम क्वेश्चन है इधर भी। अब मैं दोनों के ऑप्शन दिखाता हूँ आपको। ये ऑप्शन है, चारों फैक्टर आपने पढ़ लिए थे। अब ये बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ये ज़्यादा इजी है, पॉज करके देखिए कि ये ज़्यादा इजी है या फिर ये, कि पहले ऑप्शन में क्या दे रहा है, ओनली 1 2 एंड 3, और बी में क्या दे रहा है, 1 2 एंड 4, फिर 3 एंड 4, और फिर ऑन। अब आप लोग मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि इन दोनों में से कौन सा जो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन कुछ अलग नहीं है, क्वेश्चन है सेम बिल्कुल, ठीक है। बस बिकॉज ऑफ व्हाट कि ऑप्शंस अलग अलग कर दिए गए हैं, सो दैट ये क्वेश्चन जो है वो टैकल करने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है। और अब अगर मैं बात बताऊं आपको, इस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी दे रहा। अभी सीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, आईएएस का एग्ज़ाम जो पॉपुलराइज है यूपीएससी सीएससी 2023 का, उसमें 50 क्वेश्चंस में ऐसे ऑप्शंस थे। अब इस एग्ज़ाम को भी यूपीएससी ही कंडक्ट करवा रहा, तो देयर आर चांसेस कि ऐसे क्वेश्चंस मिले, क्योंकि सीडीएस में भी ऐसे क्वेश्चन मिले थे। तो आपके लिए सलाह तो यही है कि होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। बेस्ट होगा इस बात की होप तो आप रखिए ही रखिए, लेकिन कम से कम कि बुरे से बुरे की तैयारी पहले ही करके चलिए ताकि आपको वहाँ झटके ना लगे, ठीक है। तो चलो अब हम इसके आंसर की तरफ चलते हैं। तो इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ देम, ये चारों के चारों करेक्ट है। तो देखेंगे इधर हम क्या बोलते हैं कि द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 कहता क्या है। इट कवर्स फैक्ट्री एंड एस्टेब्लिशमेंट 10, तो फर्स्ट को ऑप्शन गलत, वो सही हो गया, सॉरी, ठीक है। एंड प्रोवाइड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल केयर, मेडिकल केयर भी, दूसरा भी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बेनिफिट कौन से, सिक और मैटर्निटी और मंथली पेमेंट इन केस ऑफ डेथ, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट, दूसरा यहाँ से करेक्ट, तीसरा यहाँ से करेक्ट, और चौथा यहाँ से करेक्ट। तो ऑल फोर ऑप्शंस आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, अब गिरी अप्रोच है, द फेमस गिरी अप्रोच इन इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया सपोजेस टू कोज ऑफ, मतलब भारत में औद्योगिक संबंधों में प्रसिद्ध गिरी उपागम किस उद्देश्य का समर्थन करता। तो यहाँ उद्देश्य है कि एडजुडिकेशन का करता है, कंपलसरी कलेक्टिव बार्गेनिंग का करता है, समाधान देखता है, या विवाचन करता है, आर्बिट्रेशन करता है। तो इसका आंसर क्या है, डी। आंसर डी सही है। अब यही क्वेश्चन जो है, अगर आपको अगर एनालिसिस करना है तो वो कैसे किया जाएगा, ये सिर्फ ये मत देखिए कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, PYQ। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ यहाँ पे फोकस करते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया, रेदर देन आप ये देखिए कि ऑप्शंस क्या क्या है, क्योंकि ये जो ऑप्शंस हैं यहाँ से क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन शायद इसी के ऊपर बना दे कि हाँ ठीक है, इनमें से कि ये एक टर्म दे देगा आर्बिट्रेशन, और नीचे 4 डेफिनेशंस दे देगा कि इनमें से कौन सी सही है। अगर आप इन्हें भी सही से प्रिपेयर करके जाएंगे तो देर आर चांसेस कि आप वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन कर लें। जैसे कि ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, और सेम थीम पे, कीवर्ड्स पे, सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स पे 2017 में
ए और ईओ के एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट हो गया। अभी हम 2017 की जब क्वेश्चन करेंगे तो हम देखते हैं कि वो कैसा क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं 2017 में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन क्या है, ये वर्क्स कमेटी के ऊपर पूछ गया है। वर्क्स कमेटी, सेफ्टी कमेटी एंड कैंटीन मैनेजमेंट कमेटी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? तो किस चीज़ के एग्जाम्पल है? वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, जो वर्कर्स का पार्टिसिपेशन हो रहा है मैनेजमेंट में। अब क्या करते हैं, स्ट्राइक को रोकने के लिए, माहौल को सही रखने के लिए पार्टिसिपेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इंडस्ट्री सुचारू रूप से काम करती रहे। तो उसके लिए कुछ कमिटीज़ बनाई जाती हैं, जैसे कि वर्क कमेटी। सेफ्टी कमेटी में क्या, सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा। इसमें कुछ वर्कर्स होंगे, वो अपने फीडबैक देंगे, वो कमिटीज़ बनाएंगे क्या ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कैंटीन मैनेजमेंट, अब कैंटीन में बॉसेस तो खाना खाने जाने से रहे तो वर्कर्स से जाएंगे। ठीक है, तो ये वर्कर का पार्टिसिपेशन किस में है, मैनेजमेंट में है कि हाँ ठीक है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन 2017 का सेकंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन फ्रॉम द 5 फंक्शनल टाइप ऑफ यूनियनिज्म एंड आइडेंटिफाइड बाय रॉबर्ट हॉक्सी। तो रॉबर्ट हॉक्सी द्वारा यूनियनिज्म जो है उसके बारे में जो 5 फंक्शनल पूछ रहा है इनमें से एक कौन सा नहीं है? तो देखिए यूनियन और यूनियनिज्म, ट्रेड यूनियन एक्ट, ये सब हो जाता है इम्पॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। एक तो टंग टेस्ट हो जा रही, एवोल्यूशनरी यूनियनिज्म। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन रिलेटिंग टू द एप्लीकेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ ए स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाइड अंडर द इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर एक्ट 1946 में रेफर टू। बेसिकली औद्योगिक नियोजन का स्थायी आदेश अधिनियम कौन सा है? 1960 और 1946 के अंतर्गत स्थापित किसी स्थायी आदेश के अनुप्रयोग या निर्वाचन से संबंधित तो बेसिकली विचार करना है कि ये है क्या। ठीक है, इसका आंसर होगा सी, लेबर कोड। आगे बढ़ता है 76, a union whose membership may cover workers employed in many industries, employment and craft is known as। ऐसे संघ को क्या कहा जाता है जिसकी सदस्यता में बहुत से उद्योगों, रोजगार और शिल्प कार्य में काम करने वाले कामगारों को शामिल किया जाता है? जर्नल यूनियन होंगी, जर्नल लोग हैं सारे के सारे। नीचे आपका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सामान्य संघ किसी क्षेत्र की संपूर्ण कामगारी जनसंख्या के हितों की रक्षा करने का कार्य करती है। सामान्य संघों को बनाने की शुरुआत कब हुई? 19वीं सदी के पहले। मतलब क्या है कि 19वीं सदी तब शुरू हो गई, 1800। ठीक है, तो अर्ली 1800 में ब्रिटेन में इसकी शुरुआत हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग perspective of industrial relation is based on assumption that both the parties strive and have opportunity to exercise economic wages and benefit as well as political control of power। देखो आंसर क्या होगा, औद्योगिक संबंधों का निम्नलिखित में से कौन सा एक परिप्रेक्ष्य इस परिकल्पना पर आधारित है कि दोनों ही दल आर्थिक, मजदूरी और लाभ के साथ साथ राजनीतिक नियंत्रण शक्ति का प्रयास करते हैं, उनके पास परस्पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 69 क्वेश्चन में, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट 230 फॉर्मेट्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिस्क्राइब्ड। बेसिकली शेड्यूल्स के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, थर्ड शेड्यूल में इसके बारे में बात की गई है। अगला देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एम्स एंड पर्पस ऑफ, आ गया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब ILO का क्या पूछ लिया है, एम और पर्पस मीन्स व्हाट, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और इसमें भी क्या पूछा गया है कि नॉट, तो फॉलोइंग इज नॉट। ठीक है, कि भाग नहीं है पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया है कि भाग है, तो इसका भी ध्यान रखा है हम लोग। इसका आंसर क्या होगा, द वॉर against when it requires to be carried on the
द लिंक वेदर विद ईच नेशन इज सोलली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2017 ए और ईओ में देखो हो गया वो क्वेश्चन रिपीट। ठीक है, इसमें भी कीवर्ड्स कहाँ से आ गए, आर्बिट्रेशन आ गया, एडजुडिकेशन आ गया, कॉन्सिलेशन आ गया और कलेक्टिव नेगोशिएशंस। सेम कीवर्ड जो 2015 एपीएफसी में था। ठीक है, बस थोड़ा घुमा के पूछ दिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोसेस इन विच रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर इन्वॉल्व इन एन इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट। क्या इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट के टॉपिक से क्वेश्चन है ये। Both together before third person or group person of facilitate throughout the medication of each mutually set। तो आंसर सी होगा। ठीक है, अब यही सेम क्वेश्चन था 2015 एपीएससी में। देखो ज़्यादा कुछ अलग नहीं था इसमें। क्या पूछ ली गई थी, गेरी अप्रोच पूछ ली गई थी, कीवर्ड सब सेम। ठीक है, यहाँ किसी ने कीवर्ड्स का एनालिसिस किया होता तो उसको 2017 में 2.5 नंबर मिल गए होते। ठीक है, तो दिस इज वाई वी डू PYQ एनालिसिस। क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो ना हो, क्वेश्चन की कोई गारंटी नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट होगा या नहीं होगा, बट थीम थीम रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और यूपीएससी में अक्सर थीम ही रिपीट होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलता। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोविजन ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज प्रोवाइडेड अंडर। मतलब क्या है कि कामगारों की जो सहभागिता का उपबंध किसके अंतर्गत दिया जाता है, आर्टिकल पूछ रहा है। तो ये क्या आर्टिकल है, आर्टिकल 43 DPSP में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेड यूनियन सिक्योरिटी मेजर। अब देखो यूनियन से क्वेश्चन था, फिर यूनियनिज्म से क्वेश्चन था रॉबर्ट ऑक्सी के अनुसार, और फिर दोबारा ट्रेड यूनियन से, और ट्रेड यूनियन एक्ट से भी आगे क्वेश्चन होंगे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता। चलिए देखते हैं ये क्या होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेड यूनियन सिक्योरिटी मेजर्स। इसका आंसर क्या होगा, सी ओपन शॉप सिस्टम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैट्यूटरी मशीनरी फंक्शनिंग एट द सेंट्रल लेवल। इसका आंसर क्या होगा, बी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। इसमें क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द सिटीजन कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर। अब देखो इसका आंसर क्या है, सी द लेबर हैज़ राइट टू बी कंसल्टेड इन रिगार्ड टू टर्म एंड कंडीशन अंडर विच दे आर सपोज टू वर्क। आगे बढ़ते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड इन सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द मिनिमम वेज एक्ट। आ गया मिनिमम वेज एक्ट, ये एक्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और यही वेज एक्ट मैटरनिटी बेनिफिट से रिलेट करके क्या वेज वेज ही तो दी जा रही थी कि कितने दिन की वेज मिलनी चाहिए, कितने दिन की नहीं मिलनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है ए वन ऑफ द इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ द बोर्ड। आगे बढ़ता, the assumption that man is a selfish and self-centered always try to achieve his own ends even at the cost of others, explain which of theories। रॉबर्ट हुक्सी की भी पीछे क्या व्यूज थे। अब ये सेम थ्योरी पे रिपीट हो गया क्वेश्चन, पुलिस थ्योरी। और आपको ये सारी थ्योरीज भी पढ़नी है ताकि मान लो अभी क्वेश्चन इससे ना आए, इन सब से थ्योरी से किसी से रिपीट हो तो एटलीस्ट तो आपकी थ्योरीज क्लियर हो। अब देखिए डॉक्टर आर्ट्रोड फॉर्मूला इज एसोसिएटेड विद डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट। इसका आंसर क्या है, मिनिमम वेज। मिनिमम वेज एक्स से आ गया, फिर मिनिमम वेज से आ गया। बेसिकली क्या है कि ये जो वेज वाला टॉपिक है वो रिपीट होता। आगे बढ़ता है,
यहाँ पे मेरे ख्याल से 2017 के आए हुए सारे सवाल ख़त्म हो जाते हैं। 2015 के हम कर ही चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं 2021 की तरफ। 2021 में ईपीएफओ के एग्ज़ाम में कौन कौन से सवाल आए देखते हैं। तो जैसे कि हमने ऊपर देखा ही था कि कीवर्ड से सवाल आ रहा है, तो इसमें भी पूछ लिया गया है कि क्लोजर क्या है, वर्कमैन कौन होता है, स्ट्राइक क्या होता है, लॉकआउट्स क्या होता है। तो अगर हमें कीवर्ड पता है तो ये बहुत छोटा सा सवाल है। इसका आंसर क्या है? ए। देख लेंगे। हु इज़ एन एडोलसेंट एज पर द फैक्ट्री एक्ट। अब क्या हो गया? एडोलसेंट पूछ लिया गया, किसके तहत? फैक्ट्री एक्ट के तहत। फैक्ट्री एक्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में उससे रिलेटेड जो अंदर कीवर्ड्स हैं उसके, वो भी आपको करके जाने हैं। तो कौन होगा? जो जिसने 15 साल की एज तो कंप्लीट कर ली होगी, लेकिन वो जो 18 साल से छोटा होगा वो फैक्ट्री एक्ट के तहत क्या होगा? एडोलसेंट होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज कंट्रोल्ड मनी, सॉरी, व्हाट इज कंट्रोल्ड इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री और इसके टाइप आप कर लेंगे, ठीक है, ये आप करके जाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। कहाँ गया ए? ये रहा। एनी इंडस्ट्री दैट कंट्रोल ऑफ विच वन ऑफ द यूनियन हैज बीन डिक्लेयर्ड एनी सेंट्रल एक्ट टू बी एक्सप्लीडेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट। कोई ऐसा उद्योग जिसका संघ द्वारा नियंत्रण में लिया जाना किसी केंद्रीय अधिनियम के तहत लोकहित में समाचीन घोषित। 24th क्वेश्चन देखते हैं, आगे आया हुआ कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू रजिस्ट्रेशन। फिर से आ गया। यूनियन, यूनियनिज्म, ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन एक्ट, और अब फिर से ये चौथी बार रिपीट हो रहा। आंसर क्या होगा इसका? 7। अगला देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्यूट इज कंसिडर्ड एज अ ट्रेड डिस्प्यूट। ट्रेड यूनियन एक्ट, ट्रेड डिस्प्यूट्स। 5th टाइम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। एक भी सही है, दो भी सही है, तीन भी सही है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी पेबल टू एम्प्लॉय अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट। इसका आंसर क्या होगा? 20 लाख। What is the minimum number of hours in a week that an adult worker allowed to work for? इसका आंसर क्या होगा? D. What is the minimum period in which the appropriate government shall review and revise the minimum rates of wages? Same, wages। जहाँ पे भी लिखा हुआ आ जाए वेजेस के बारे में उसको चाट जाओ, छोड़ो मत। 5 years इसका आंसर होगा। यहाँ पे आज का लेक्चर ख़त्म होता है। इंश्योरेशन से आए क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, जो आपको 5 से 10 नंबर दिला सकते हैं। और अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि ईपीएफओ के एग्ज़ाम में कौन से टॉपिक से कितने सवाल आते हैं और पिछले सालों में उनका लेवल क्या रहा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ मैंने दोनों वीडियोज़ का लिंक दे दिया है। लाइक कीजिए अगर यह वीडियो आपको पसंद आया, ताकि यूट्यूब इसे प्रमोट कर पाए। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियोज़ को देखने के लिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगले वीडियो में मैं पीवाईक्यू सॉल्व करवाऊँ या एप्टीट्यूड के बच्चे टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊँ। जल्द ही फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खूब पढ़ें और अपना और अपने चाहने वालों का ध्यान रखें।